एनीवन? बच्चों स्टेटमेंट का मतलब बस ये है, हमें ये पता है ना प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस में बाउंड्री तो है नहीं, वो तो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल तो मिक्स पड़ा हुआ है ना, इसलिए तो वो प्रोकैरियोट। तो वेट क्यों करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और फिर ऐसा थोड़ी कि उसे न्यूक्लियस से बाहर निकलना है। भाई न्यूक्लियस जैसी कोई चीज ही नहीं है वहां, सब साइटोप्लाज्म सब मिला पड़ा हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज तुरंत इज अटैच्ड एंड कपल्ड विद ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तुरंत ट्रांसलेशन। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स it is first needed to be processed and need to become outside the nucleus, क्योंकि ट्रांसलेशन की फैक्ट्री है राइबोसोम, जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम which is present outside the nucleus in the cytoplasm. So in case of eukaryotes it does require a post transcriptional processing, then translation will start. Therefore in eukaryotes post transcriptional process is required. यहां तक समझ में आया हो तो आगे की बात करें, अदरवाइज फिर से एक बार समझ देखिए जरा, कोई डाउट हो तो बोलिए। Any doubt to anyone? Rohit, Prathamesh? Any doubt to anyone? Lokesha? No, sir. No, sir. No, sir. Snehal, Amrita, Athar, Darshita? No, sir. No, sir. Yash Patel? Yash Patel, are you there? Otherwise मैं रिमूव कर दूंगा आपको। यश पाटिल, पूजा गुप्ता, यश पाकले, यश काकुस्थे, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think यश पाटिल को निकाल दिया जाए। Yes, sir. तो आवाज क्यों नहीं दे रहे हो भैया? नेटवर्क कनेक्शन। कनिष्का मैडम क्लियर हुआ? हाँ सर। परफेक्ट। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, थोड़ा सा स्प्लिसिंग वाला जो पार्ट समझ में नहीं आया था उस पर आते हैं, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस का एक पार्ट है। अभी मैंने आपको प्रोकैरियोट में पूरी तरह से बता दिया। यूकैरियोट्स के केस में इसमें जो थोड़े से चेंजेस हैं उसकी बात कर लेते हैं और फिर हम उसका एक डिफरेंस देखें। बात को समझिएगा। इनिशिएशन में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस? एनीवन? RNA पॉलीमरेज डिफरेंट होते हैं। RNA polymerase 1, 2, 3. RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट में हम पहले लिख चुके हैं, RNA पॉलीमरेज 1, 2 and 3। वेदांत अग्री? हाँ सर। परफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं कि वो RNA पॉली 1, 2 और 3 किस किस को बनाता है, कौन कौन से RNA को बनाता है ड्यूरिंग इलॉन्गेशन। तो यदि मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज के नाम पर बताऊं आपको, तो प्रोकैरियोट्स में जो RNA 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 ओमेगा, 1 सिग्मा होता था, तो रो फैक्टर उससे मिलता था। यूकैरियोट्स के केस में RNA पॉली 1, RNA पॉली 2 और RNA पॉली 3 है। यही RNA पॉली 1, 2, 3 डिफरेंट टाइप्स के RNA को बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के RNA को बनाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के RNA क्या है वो अभी लिखवा दे रहा हूं। हेडिंग डालेंगे सर मोनोसिस्टोनिक, सर मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है? हेडिंग डालेंगे। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर हेलिकेज और ट्रोपोआइसोमरेज वो सब एंजाइम नहीं होते क्या ओपनिंग के लिए और फिर स्टेबिलिटी के लिए? नहीं, इसको ये सारा काम आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है। अच्छा पूछ लिया आपने, ये सारा काम आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है। जो खोलने का काम होता है ये सारा काम आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है, क्योंकि लेस कॉम्प्लिकेटेड है
इसलिए सारा फंक्शन आरएनए पॉलीमरेज ही मैनेज करती है। देवकी, ओके सर। परफेक्ट। सर एक हाँ बोलिए। सर प्रोकैरियोट्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है ना, तो फिर वो कैसे, टर्मिनेशन, इलोंगेशन, फिर इनिशिएशन, ऐसा होता है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहानी अलग है बेटा सलोनी, मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर भी आता हूँ। अभी पहले अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, पहले पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म करते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं सलोनी। यस सर। ओके, तो हेडिंग डालिए, ये तो मैंने आपको लिखा दिया किसमें, इन प्रोकैरियोट्स, ये मैंने आपको बता दिया। हेडिंग डालिए, डिफरेंस इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। हेडिंग डालिए, डिफरेंस इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। Difference in transcription of यूकैरियोट्स। कहां पर डिफरेंस आता है वो मैं बता दूं। तो पहले इसमें आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, और यही वन सीधे सीधे ऐसे ही लिखना आपको, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2। डिफरेंस जो है यूकैरियोट्स में, उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ये जो बनाता है, ये बनाता है आरआरएनए को, ये जो बनाता है आरआरएनए को। 2 जो बनाता है दैट इज एमआरएनए, और प्रीकर्सर एक होता है दैट इज एचएनआरएनए को। एक हमने बना दिया आरआरएनए, एक ने बना दिया एमआरएनए, और जो 3 वाला बनाता है दैट इज टीआरएनए। TRN. लिख लीजिए। सर वो 5S RNA, SNR RNA। अरे सब आ रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो बेटा, आ रहा हूं उस पे, सब पे आ रहा हूं। फिर गड़बड़ हो जाएगी कि सर समझ नहीं आया। बस स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अभी मैंने डिफरेंस इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स आपको बताया। ओवरऑल यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों, न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए से आपने बना दिया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में डिफरेंस ये है कि मैंने यदि ये बनाया है तो ये मैंने बाय डिफॉल्ट यूकैरियोट बनाया, बिकॉज मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यदि मैंने बनाई है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूकैरियोट। अब इस पर, यहाँ पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर होते हैं राइबोसोम, जैसे आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. ये भी ये समझ में आ रहा है कि इस आरएनए को बाहर आना पड़ेगा, तब तो प्रोटीन बनेगा ना। डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए से प्रोटीन तो राइबोसोम पर बनेगा, उसके लिए उसे बाहर आना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोट के केस में बाहर आने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो नहीं होता। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए तो बच्चों लास्ट इसका सेंटेंस लिखा था कि इन प्रोकैरियोट्स इट इज अ कपल्ड प्रोसेस। रेप्लिकेशन हुआ, तुरंत ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तुरंत ही ट्रांसलेशन शुरू हो गया, सब कपल्ड प्रोसेस है एक दूसरे से। इसके केस में ऐसा नहीं ना, इसके केस में से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग जब ये करेगा तो ये जो आरएनए है, ये 3 टाइप के आरएनए बनाएगा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग से करेगा। तो वो डिफरेंस अभी आपको बता रहा हूं कि पहले इसमें डिफरेंस तो ये हो गया कि उसके आरएनए पॉलीमरेज और इसके आरएनए पॉलीमरेज में ये डिफरेंस। ये डिफरेंस होने के बाद जाहिर सी बात है ये इनिशिएशन वाली बात होगी। इलॉन्गेशन के केस में ऐसे ही लिखेंगे मेरे साथ नोट्स में आप। इलॉन्गेशन के केस में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था एक प्रमोटर पार्ट, एक टर्मिनेटर पार्ट, एंड दिस वन वाज व्हाट, स्ट्रक्चरल पार्ट।
स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या होता है, यदि प्रोकैरियोट्स है तो ये होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और यूकैरियोट यदि है तो ये होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब ये क्या भला है भाई, ये क्या भला है, जहां पर जुड़ता है वो प्रमोटर साइट, जहां पर खत्म होता है वो टर्मिनेटर साइट, और जहां पर उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कौन सा आरएनए बनने वाला है। भाई ये सेंट्रल डोग्मा कहता है डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। तो यार ये भी तो बताओ कि कौन सा प्रोटीन बनना है, तब तो डीएनए ऑर्डर देगा आरएनए को कि तुम्हें इस टाइप का आरएनए बनना है, क्योंकि तुम्हें इस टाइप का एक्स टाइप का प्रोटीन बनाना है। तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाला पार्ट कौन सा, स्ट्रक्चरल पार्ट। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. हीमोग्लोबिन Yes, sir. बनना है कि एल्ब्यूमिन बनना है कि ग्लोबुलिन बनना है कि इंसुलिन बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, वो इंफॉर्मेशन किसके पास है, DNA. DNA. एक वर्ड मैंने हाईलाइट कराया था कि स्टोरेज वाला मॉलिक्यूल कौन, डीएनए, और ट्रांसमिशन वाला मॉलिक्यूल कौन, RNA. अरे हाईलाइट किया था हमने एनसीईआरटी में। Yes, sir. सर पेज नंबर 104 पर मैंने दोस्तों कुछ हाईलाइट करवाया था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बताया था कि स्टोरेज कौन है, DNA. DNA. ट्रांसमिशन कौन है, RNA. RNA. कैरेक्टर कौन है, RNA. प्रोटीन। Protein. कैरेक्टर जिस प्रोटीन का बनना है वो कौन सा कैरेक्टर बनना है, वो क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है, उसके लिए एक यूनिट लगेगी ना अपने पास। वो यूनिट कौन सी, स्ट्रक्चर, जिसे टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं वेदांत भाई, टेक्निकल लैंग्वेज से क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं, मुझे बताइए एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसको कोई भी फंक्शन करना हो XYZ, उसको लोकोमोशन करना हो तो सेल मेम्ब्रेन, उसे फीडिंग करनी हो तो सेल मेम्ब्रेन, उसे रिप्रोड्यूस करना हो तो सेल मेम्ब्रेन, उसे अटैक करना हो तो सेल मेम्ब्रेन, उसे डिफेंस करना हो तो सेल मेम्ब्रेन। यानी उसका सारा काम, चूंकि वो यूनिसेल्युलर हो सकती है, वो प्रोकैरियोटिक मोड का है, तो उसको तो सारा काम एक ही से करना है। तो एक ही कैरेक्टर से सारे काम उसके हो जाने हैं, इसीलिए उसको मैंने कौन सा कहा, Polycystic. बट इन केस ऑफ अपना यूकैरियोट्स, हमें तो हर काम के लिए अलग है। एक्सक्रीशन करना है तो नेफ्रॉन है, कंडक्शन मतलब थॉटफुलनेस कुछ है या कहीं पर सेंस लेना है तो न्यूरॉन है, मस्कुलर कोई काम करना है तो मसल सेल है, हार्ट पंपिंग करनी है तो कार्डियक सेल है, इंसुलिन ग्लूकागोन सिक्रेशन करना है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, बाइल सिक्रेशन करना है तो हेपेटिक सेल है, देखना है तो रेटिनल सेल है। यानी देयर आर सो मेनी डिफरेंट सेल्स एंड ईच एंड एवरी स्पेसिफिक कैरेक्टर इज देयर, जिसका हर एक का अपना कैरेक्टर, तो वो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। वेदांत समझ में आया क्या? यस सर। अब ये सारा किसमें हो रहा है, Eukaryotes. यूकैरियोट्स। Eukaryotes. कहानी नहीं थी ना ये सब, इसलिए मैंने अलग से लिखा दिया डिफरेंस इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। तो पहली चीज इनिशियल में समझ में आ गया अपने को, एंजाइम अलग है। इलॉन्गेशन में समझ में आ गया कि हमारा मोनोसिस्ट्रॉनिक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब होना है उसका लास्ट वाले इसमें टर्मिनेशन। अब उसमें आना है टर्मिनेशन। भाई जहां पर भी टर्मिनेशन आएगा मतलब वहां पर कौन सा फैक्टर आ जाएगा, टर्मिनेटिंग फैक्टर्स। जो प्रोकैरियोट्स के केस में कौन सा था, Rho factor. Rho factor. यहां मैंने लिख दिया टर्मिनेशन फैक्टर TF, टर्मिनेशन फैक्टर्स जो भी हो, TF1 TF2 TF7 जितने भी, अपने को कुछ मतलब नहीं, अपने पास नाम है टर्मिनेशन फैक्टर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. बट आपको नहीं लगता बच्चों की इसके बाद, टर्मिनेशन के बाद एक इनिशिएशन
दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन, एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. डू यू एग्री विद दिस? Yes. Post transcriptional process. Agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को जो आपको समझ में नहीं आई थी वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं. पहले समझाता हूं फिर लिखाता हूं. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में मैंने जैसा भी आपको बताया, न्यूक्लियस में आरएनए बन गया. अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स हैं. जिस न्यूक्लियर पोर से इसे बाहर आना है, और बाहर भी कहां तक आना है? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि प्रोटीन के बनने की फैक्ट्री किसके पास है? स्मूथ एंडोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म, known as protein factory. So when this RNA comes, so समझेगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पे भाई डीएनए से आरएनए का बनना हुआ न्यूक्लियस में. अब आरएनए का बनना हमें रोकना पड़ेगा न्यूक्लियस में, तब वो न्यूक्लियस से बाहर आकर साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट हो. यानी फर्स्ट वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट्स फॉर्मेशन इन न्यूक्लियस, deactivation in nucleus, and then activation in cytoplasm. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. भाई मैं आपसे कहूं लोकेशा मैडम कि मैं बायो की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जब तक मेरी बायो की क्लास चलती रहेगी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा आदमी क्लास लेने आ जाएगा. यस और नो? Yes. तो जब तक मैं क्लास में हूं, क्लास मेरी चलती रहेगी, आरएनए ही बनता रहेगा. और आरएनए ही बनता रहा तो भी प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आरएनए से फिर ज्यादा प्रोटीन बनेगा, और फिर प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो ट्यूमर लीड करेगा. तो कहीं ना कहीं पहले इसे न्यूक्लियर लेवल पर डीएक्टिवेट करना. किसको? नेसेंट आरएनए. टर्मिनेशन फैक्टर के बाद बना नेसेंट आरएनए. उस नेसेंट आरएनए को न्यूट्रिशनल न्यूक्लियर लेवल पर मुझे न्यूट्रलाइज करना और साइटोप्लाज्मिक लेवल पर एक्टिवेट करना. इन सारी प्रोसेस को कंबाइंडली आई कॉल्ड एज व्हाट? Post transcription. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन. और इसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांसलेशन में जाए. तो वो ओवरऑल प्रोसेस. अब उसका प्रोसेस भी समझे कितना मजेदार है. जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, अपना पेन बंद नहीं करता, क्या मैं अपनी क्लास खत्म कर पाऊंगा? क्या भाई मेरे पास एक पेन है, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, तो क्लास खत्म नहीं हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ही ट्रांसक्रिप्शन चलता जा रहा है. क्लास कब बंद होगी? When I will put a cap on the marker. Agree? Yes, sir. Yes, sir. तो जो आरएनए बना हुआ है बच्चों, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का डेफिनेटली एक सिरा क्या होगा? 5 प्राइम, और दूसरा सिरा क्या होगा? 3 प्राइम. 3 prime. 5 प्राइम पर कैप का लग जाना, 5 प्राइम पर कैप का लग जाना, और 3 प्राइम पर टेल का लग जाना. 5 प्राइम पर कैपिंग हो जाना और 3 प्राइम पर टेलिंग हो जाना इज द पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. भाई मेरी क्लास तो तब तक बंद नहीं होगी जब तक मैं इधर कैप नहीं लगा दूं और इधर पे दूसरा टेल ना लगा दूं. और पेन मैंने रख दिया. अब मेरे पेन रखने के बाद मैं रूम से बाहर जाऊंगा, तब मैं ट्रांसलेशन करूंगा, क्योंकि मैं यूकैरियोट हूं, मुझे रूम से निकलना पड़ेगा. मैं प्रोकैरियोट नहीं हूं जो मेरा रूम ही नहीं है. मैं यूकैरियोट हूं, मेरा एक रूम है न्यूक्लियस. वहां से मैं पहले ट्रांसक्राइब हुआ, मैं आरएनए बना, वो आरएनए मुझे इस लेवल पे मुझे यहाँ पर काम रोकना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. और उसके लिए मुझे 5' पर लगेगी कैपिंग, 3' पर लगेगी टेलिंग, और तब मैं बाहर निकलूंगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए मैंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस की 2 मेथड्स अभी आपको बताई. एक बताया मैंने कैपिंग, जो कौन से सिरे पर होनी है? 5'. 5 prime. 5 prime, एंड वन इज व्हाट? टेलिंग, जो कौन से 3 सिरे पर prime. होनी? 3 प्राइम. परफेक्ट. लेकिन कैपिंग और टेलिंग करते समय जब मैं दूसरी प्रोसेस के लिए जा रहा हूं, तो मैं अपने हाथ धो लेता हूं, जो अननेसेसरी
इंक लगी हुई थी उसको झटक देता हूं, कपड़ों पर कुछ इंक गिर गई उसको मैं साफ कर लेता हूं। तो मैं कुछ करेक्शन कर रहा हूं अपने आप में, उस करेक्शन को, उन सेगमेंट्स को जो जरूरी नहीं है उसे मैं काट कर अलग कर देता हूं, और उस काटने की प्रोसेस का तीसरा नाम दैट इज व्हाट, स्प्लाइसिंग। इसी को कहते हैं आरएनए स्प्लिसिंग। अब आरएनए स्प्लिसिंग में मुझे काटना किसको और रखना किसको, पहले ये चीज समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लिख रहा हूं। ये चीजें समझ में आई कि बोर्ड पे लिखी है? यस सर। हाँ सर। अरे भाई जिसको उस दिन समझ में नहीं आया था आज समझ में आया क्या थोड़ा? यस सर। यस Yes, सर। sir. Did you understand? Aditi Das, did you understand? Yes, sir. ओवरऑल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैपिंग टेलिंग तो बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, मजेदार पार्ट है, थोड़ा सा टफ पार्ट है, मैंने कहा भी था आपसे, बट फाइन। सी, मैंने आपसे कहा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल डेफिनेटली प्रोकैरियोट में होगी कि यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस की पहली पार्ट मैंने बताई क्या करना है अपने को, कैपिंग। इसको करने वाला मॉलिक्यूल है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरी होती है टेलिंग। टेलिंग करने वाला सब्सटेंस एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। ये काम करता है 3' पर और ये काम करता है 5'। और तीसरी प्रोसेस होती है स्प्लिसिंग। अब इसको समझिए क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेस में बना रहा हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज ये फिर से तकलीफ देगा। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में कई सारे ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं which never code for any RNA, which never responsible for any character, बस वो पड़े हुए हैं। Listen carefully, listen carefully, नहीं तो पूरा तकलीफ में आ जाओगे। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इतना लंबा थ्रेड, अर्थ टू मून 6 राउंड्स, इसमें इतने सारे फ्रैगमेंट्स ऐसे हैं जिसे मैं जंक डीएनए कह देता हूं, जिसे मैं जंक डीएनए कह देता हूं। दिस जंक डीएनए नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर, नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैरेक्टर। कुछ भी नहीं बनाते, ना इंसुलिन बनाते हैं, ना केरेटिन बनाते हैं, ना मिलेनिन बनाते हैं, ना एल्ब्यूमिन, कोई काम ही नहीं है उनका। कैरेक्टर के फॉर्मेशन में उनका कोई रोल नहीं। ऑल दोस फ्रैगमेंट्स which not at all express, which not at all express, only are the sequences in between of expressive sequences. So those sequences are introns. ये मैंने डंडे डंडे बना दिए। These sequences are these sequences are introns. Why they are introns? Because they are only intervening sequences. वो बीच बीच में जैसे सुई धागे से बुनाई की जाती है ना, वैसे बुने हुए सीक्वेंसेस हैं। They are not at all, no role in formation of any character or any protein.
उन सीक्वेंसेस को क्या कहा बच्चों मैंने? बोलो। इंट्रॉन। इंट्रॉन. But these sequence which are comparatively larger and does not repeated, ये तो बहुत बार रिपीट हो गए, ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होंगे भी नहीं क्योंकि इन्हें तो एक्सप्रेस होना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और प्रोटीन, और इन सीक्वेंस को कहते, इसका नाम था इंट्रॉन। जो एक्सप्रेस होते हैं वो कौन? एक्सॉन। और जाहिर सी बात है एक्सॉन रिपीट क्यों होगा भाई? अरे एक्सॉन रिपीट क्यों होगा? एक बार नोज बन गई, कैरेक्टर बन गया, एक बार और क्यों बनेगी? व्हाई दे विल रिपीट एट ऑल? बस यार दिस कैन रिपीट हो, कितनी बार भी रिपीट हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली दे इटसेल्फ constitute 99% of total DNA, जिसे मैं कहता हूं जंक डीएनए। बात को समझना, जंक इन टर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं बनाती, कोई प्रोटीन नहीं बनाती, लेकिन इसकी संख्या पूरे डीएनए में 99% तो यही भरे पड़े। भाई कैरेक्टर तो रिपीट हो ही नहीं सकता ना, वो तो एक बार एक कैरेक्टर आएगा, तो यदि हमारे पास मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो मिलियंस ऑफ एक्सॉन्स, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये इंट्रॉन्स पड़ेगा। साइंस कहता है ये उतने भी जंक नहीं जितने पाठक सर कह रहे हैं। यही वो इंट्रॉनिक सीक्वेंस है जो दोस्तों, जो किन्हीं भी दो इंडिविजुअल के कभी सेम नहीं हो सकते। मेरी बात समझना, सवाल पे आ रहा हूं। These are those introns that never be same in any two individuals. So कोई फिर फायदा समझ में आया आपको? अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. परफेक्ट। ये जो सीक्वेंस है जिन्हें आप इंट्रॉन्स कह रहे हैं, जो कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है, कोई कैरेक्टर नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये उस बंदे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप बाकी सारे बंदे बंदियों से अलग कर दिए। यही वो इंट्रॉन्स, इसीलिए कहते हैं कि ये इंट्रॉन्स आर यूजफुल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो किन्हीं भी दो लोगों के नेवर बी सेम इन टू इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। परफेक्ट, मैटरनल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। भाई जो एक ही सेल से दो बच्चे बने हुए हैं, ट्विंस, मैटरनल ट्विंस हो भी, तो उनका तो अलग हो ही नहीं सकता ना, एक सेल के डुप्लीकेशन से दूसरे बने। इसलिए इंट्रॉन्स को मैं जंक डीएनए अभी भी कह रहा हूं, बट इन रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं बना रहा है, कोई प्रोटीन उससे नहीं बनता, उसको काट के अलग भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही होता है in the process of Splicing. भाई इतना लंबा डीएनए थ्रेड है, जब तुम कैरेक्टर बना ही नहीं रहे हो तो इतना लंबा रखें क्यों हम, उसके पीछे क्यों एनर्जी इतनी लगाए, उसको काट के अलग कर दो। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के दौरान, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है, तो पहले कैप कर दो, टेल कर दो, और अब उन फ्रैगमेंट्स को काट दो जिसकी जरूरत नहीं है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? स्प्लीसिंग। इसलिए इस आरएनए के स्ट्रैंड में ये हट गया स्प्लीस, ये हो गया स्प्लाइस, ये हो गया स्प्लाइस, ये हो गया, और ये करने वाली बॉडी होती है स्प्लाइसियोसोम्स, और वो फ्रैगमेंट हट जाते हैं, काटने वाले एंजाइम न्यूक्लियस और जोड़ने वाला लाइगेज, इनको जोड़ दिया जाता है। तो इतना जोड़ दिया जाता है कि अब सारे ही कैरेक्टर, अब जो आरएनए बनेगा, जो नया आरएनए बना वो पूरा ही कैरेक्टर वाला है ना, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. प्रोटीन बनेगा, इससे तो कंटीन्यूअस प्रोटीन बनेगा ना यार, डिसकंटीन्यूअस थोड़ी बनेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, स्प्लीसिंग कर दी है, जंक वाला डीएनए हटा दिया है, इंट्रॉन हटा दिया है, अब तो सारे ही कौन बचे हैं? Exons. All are exons. They are going to express in the form of what? Proteins. Protein. Did you understand post-transcriptional process?
Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes. 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 परफेक्ट। तो अब मैं आपको दो स्ट्रक्चर जो पिछली बार भी दिखाना चाह रहा था आपको, फिर मैं दिखाता हूं। बोर्ड का नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Is clear by this picture now. Promoter will bind, there is a sigma factor, the complete enzyme is RNA polymerase, it initiates, now elongation, sigma factor अलग निकल गया, फिर रास्ते में terminator आया, terminator ने sigma को replace किया और वहां खुद fit हो गया रो factor और नया येलो कलर का RNA बाहर। Absolutely perfectly clear. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम आपको बना लेना है अपनी बुक में इसी। Now, post transcription. If we talk about the eukaryotes, not about the prokaryotes, then definitely there should be capping, there should be tailing, and there should be splicing. There are three processes: capping, tailing, and splicing. As far as capping is there, can you tell me? मैंने आपको लिखाया था 7-methyl guanosine triphosphate. Is it? Yes, Is it? sir. Yes. Yes, sir. That you can easily see, my dear. Easily see. Cap is methyl guanosine triphosphate. Methyl, this one, guanosine, this one, and triphosphate, this one. Methyl का M, guanosine का G और 3 phosphate का PPP. That is methyl guanosine triphosphate. आपने अपनी एनसीईआरटी पर वहां क्या लिख लेना चाहिए? क्या लिख लेना चाहिए? 7. 5 की जगह 7 नहीं कह रहा हूं। 5 तो वो 5' अलग कहानी, वो तो सिरा है एक आरएनए का। मैं कंपाउंड का नाम बता रहा हूं, जहां उन्होंने मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा है, हमने उसे लिख लेना चाहिए 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक जगह लिखा था मैंने टेलिंग पर एडेनाइलिक एसिड। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. At which end? 3 prime. 3 prime. 3 prime. और बीच बीच की यूनिट जो हमें हटानी थी वो कौन सी? Introns. ओकाजाकी फ्रेगमेंट के आपको लूप्स याद आए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. These loops will be removed and complete and continuous strand of mRNA is synthesized. Agree? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Which is capped by this and tailed by this green color ka part. Agree? Yes, sir. Since it is capped by this, tailed by this, so it gets inactivated in the nucleus और अब ये आरएनए का स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगा। जो कौन सा आरएनए है? मैसेंजर आरएनए। mRNA. और ये एमआरएनए बाहर जाएगा कहां पर? प्रोटीन फैक्ट्री। वो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब कौन? Ribosome. Ribosomes. बच्चों आज परफेक्टली क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर मैडम? क्लियर? Yes, sir. परफेक्ट। अब ये जो आरएनए बने, डिफरेंट टाइप के आरएनए बने हैं। इन आरएनए से प्रोटीन बनाने के पहले, मुझे आपको सर वो पॉलीएडेनाइलेशन मतलब ही प्रोसेस ऑफ टेलिंग है क्या? Yes. This is the
यस मैम बच्चों। Okay, I hope today it's far better than the last lecture. Is it? Yes, sir. Yes. Yes. बच्चों ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अपन ने लिख भी ली, समझ भी ली। अब ट्रांसक्रिप्शन बन गया मतलब आरएनए बन गया। यस और नो? हाँ सर। Yes. हाँ, Yes, sir. sir. उस आरएनए से बनाना है मुझे प्रोटीन, लेकिन पहले ये भी तो पता हो कि आरएनए की दुनिया है क्या। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी सवाल आ रहे थे 5s आरएनए क्या है, 28 आरएनए क्या है, 23s आरएनए क्या है। तो सारे पहले आरएनए समझ ले और उसके बाद ट्रांसलेशन पर आते हैं। अग्री? Yes. तो मैं अभी आपको ये इमेज शेयर करके यस मिनट। ओके, आप बच्चों थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पकड़ने के ताकि आप पढ़ सकें। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हो गई। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग से मैंने आपको ये बता दिया कि आरएनए बन गया। अब ये आरएनए कहां जाएगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, उसके लिए थोड़ी सी भूमिका मुझे आपको बतानी। अब किस डायरेक्शन में हमें पढ़ना है, अभी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको पढ़ाना है आरएनए वर्ड, जिसमें मैंने बच्चों आपको 3 टाइप के आरएनए बताने, एम, टी और आर। और याद रखने का सीक्वेंस मेरा तो ध्यान रखना, मटर, MTR मटर। जेनेटिक्स और मटर का बड़ा पुराना नाता है ना। M जो बनता है वो 3 to 5% बनता है केवल। T जो बनता है वो 10 से 15% बनता है केवल। और टोटल आरएनए जो भी बना है ट्रांसक्रिप्शन से, उसका लगभग 70 to 80% आरएनए है। इस बात को समझिए। राइबोसोमल आरएनए, ये हो गया मैसेंजर आरएनए, ये हो गया ट्रांसफर आरएनए, और ये हो गया राइबोसोमल आरएनए। अब इनके पहले फंक्शन समझिए। भाई जो भी प्रोटीन बनना है, अब मैं न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा बना देता हूं क्योंकि अपने को जरूरत नहीं बची इसकी। अपन बड़ा बनाते हैं यहाँ पर अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमें जरूरत बाहर की है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम है, इसी की वजह से इस आरईआर को हम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कह रहे हैं हम लोग? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि ये राइबोसोम नहीं होते तो क्या होता? Smooth endoplasmic reticulum. Smooth. अब ये तीनों आरएनए कहां जाते हैं, इनका क्या फेट होता है, क्या भविष्य इनका देखते हैं। ये बाहर निकल आया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग से, न्यूक्लियस से बाहर निकल आया। न्यूक्लियस से बाहर आकर एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए सारे मैसेजेस तो इसी के पास है। भाई जो सेंट्रल डोग्मा था, सेंट्रल डोग्मा कह रहा था डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा बनना है, कब बनना है, क्या बनना है, बताने वाला आरएनए, और उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास थी? डीएनए के पास। तो वो मैसेज किसके थ्रू गया? मुझे यहां से ऑफिस की एक फाइल स्वप्निल सर को देनी थी। मैंने मंगेश भैया को बुलाया और बोला कि उन्हें देकर आ जाओ, क्योंकि वो मैसेंजर का काम कर रहा है। वो मेरा मैसेज वहां पहुंचा आया, बस इतना ही उसका काम, यही उसका काम है। डीएनए से प्रोटीन के बीच में मैसेजेस को कैरी करना। वो मैसेजेस करने वाला एक्चुअल सारी इंफॉर्मेशन, किस टाइप की फाइल है, कौन सी फाइल है, क्या लिखा है, वो सब किसके पास है? मैसेंजर। और वो आ जाता है दोस्तों यहां पर। दिस इज एमआरएनए। तो मैं बोलते समय कहता हूं एमआरएनए मूव्स ऑन राइबोसोम, ऑन राइबोसोम, जबकि टीआरएनए क्या है? फ्री मूव करता है। टीआरएनए फ्रीली मूविंग, और वो फ्रीली मूविंग क्यों है? क्योंकि वो अपने ऊपर अमीनो एसिड को कैरी किए हुए। उसके पास हर एक टीआरएनए के पास, हर एक टीआरएनए के पास एक अमीनो एसिड है।
क्यों अमीनो एसिड है भाई? क्योंकि वो टीआरएनए ही तो प्रोटीन बनाने वाला है ना। प्रोटीन बनता है आरएनए के मैसेजेस से, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड है, ये आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए दो चीजें हो गई दोस्तों। एक तरफ मैं कह रहा हूं आरएनए से बनना है प्रोटीन, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। यानी कहीं ना कहीं आरएनए को अमीनो एसिड के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आरएनए को जिसको अमीनो एसिड के साथ एसोसिएट होना है, तो वो आरएनए मैंने अलॉट कर दिया। कौन सा आरएनए? tRNA. TRN. आरएनए बोल रहा है मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, टीआरएनए बोल रहा है मेरे पास एक एसोसिएशन है, और आरआरएनए कह रहा है कि मैं फैक्ट्री में काम शुरू करवाता हूं, और मैं जो है राइबोसोम की दो सब यूनिट्स, कौन सी? सेल बायोलॉजी, परफेक्ट। 30s एंड 50s, इससे बनता है 70s प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में कौन सी? 60s, 40s, 40 और 60. 60s in 80s. मैं इन सब यूनिट्स को बनाती हूं, मैं आरआरएनए। तो तीनों मिलकर काम कर लेंगे। मैं फैक्ट्री में काम शुरू करवाता हूं, आरआरएनए। मैं बोले अमीनो एसिड को लेकर आता हूं, टीआरएनए। और एमआरएनए बोले तुझे तो पता है ना किस टाइप का बनाना है, तू बनाता चल, रॉ मटेरियल मैं ला देता हूं, और फैक्ट्री में काम ये शुरू करवा देते हैं। ऐसे तीनों मिलकर एमटीआर, तीनों मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर। अंडरस्टूड दोस्तों? Yes, sir. और उसी प्रोटीन के सिंथेसिस को तो हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन। अब उसे ट्रांसलेशन क्यों कह रहे हैं? ट्रांसलेशन तो मतलब लैंग्वेज का कन्वर्जन होता है, तो ठीक तो है। डीएनए के पास लैंग्वेज थी 4, ATCG। आपने इसको ट्रांसलेट करके आरएनए की लैंग्वेज बना दी, जिसके पास अल्फाबेट है 4, AUCG। और इस 4 कोड की लैंग्वेज को ट्रांसलेट ही तो करना है। इस कोडिंग लैंग्वेज को नाइट्रोजनस बेस की लैंग्वेज को अमीनो एसिड की लैंग्वेज में जो बदलना है, तो नाइट्रोजनस बेस की लैंग्वेज को अमीनो एसिड की लैंग्वेज में बदलना, द प्रोसेस इज व्हाट? ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड दोस्तों? Yes. Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में समझ आ रहा है. अब ये ट्रांसलेशन है तो कोड की लैंग्वेज है। अब देखो कोड की लैंग्वेज कैसे बदलती है। मैंने आपसे अमृता मैडम कह दिया, आपने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मोबाइल नंबर दीजिए अमृता मैडम। चलो मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूं, दैट इज 9970924673। आप देख रहे होंगे सारे अल्फाबेट जो है वो 0 to 9 के बीच में, हमारा राइट? Yes, sir. Yes. अब ये कोडिंग लैंग्वेज है मेरे मोबाइल पर। मेरे मोबाइल पर एक मैंने कीपैड खोल दिया, मैंने कीपैड खोल दिया। अब देखिए कैसे कोड की लैंग्वेज नितिन पाठक की लैंग्वेज में बदल गई। आपने मुझे डायल कर दिया 9970924673। किसके पास आएगा फोन? आपके पास. मेरे पास। जाहिर सी बात है मेरे पास आएगा ना। तो कोड की लैंग्वेज को कैसे पता कि उसे नितिन पाठक को कॉल लगाना? मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं नाइट्रोजन। सर वो नंबर तो सेव होता है ना आपके नंबर से? पार्डन, फिर से। वो नंबर आपके नेम से सेव्ड होता है, तो इसमें कैसे? परफेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड। वो नंबर मेरे नाम से सेव है ना? एम आई राइट वेदांत? हाँ सर, हाँ सर। वैसे ही एग्जैक्टली बिल्कुल मुद्दे की बात पकड़ी। वैसे ही एक कोड है AUG, कहीं भी देख लीजिए इसका नाम सेव कर रखा है, दैट इज व्हाट?
That is what methionine is an amino acid. बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे 20 टाइप के टीआरएनए है, 20 टाइप के टीआरएनए, और वो 20 टाइप के टीआरएनए सबका अपना एक नाम फिक्स है। ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, वैलीन। और यदि आपको चेक करना हो तो प्लीज ओपन पेज नंबर 112 एनसीईआरटी। प्लीज ओपन। Vedant, you found it? Yes, sir. There is a checkerboard. Can you see triple U? What is written triple U? Phenyl. Phenyl. Phenylalanine. Phenylalanine. What is AUG? Search it. Methionine. Methionine. ऐसा ही तो सेव है। जैसे आपके फोन बुक में कॉन्टैक्ट्स अपडेटेड हैं, वैसे ही उसकी भी डिक्शनरी है कि मुझे ट्रांसक्राइब होकर ट्रांसलेट जब होना है तो मैं किस फॉर्म में होऊंगा। जैसे उसने कोड डायल की 9970924673, तुरंत प्रोटीन कौन सा बन गया? नितिन पाठक। अंडरस्टूड? Yes, sir. This process, Yes, sir. other than translation, which converts the genetic code into the language of amino acid, and that code are present on mRNA, associated with tRNA, synthesized by rRNA. Together these three forms a protein on ribosomes. Understood? सर Yes. 20 अमाइनो Yes, sir. एसिड्स है तो 20 आरएनए भी होगा, ऐसा कोई कुछ है क्या? Yes, perfect. Only 20 type of tRNAs are there. Only 20 type of tRNAs are there. हाँ, वो बार बार रिपीट होंगे तो करोड़ों हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट टाइप्स यदि आप मुझसे पूछो तो डिफरेंट टाइप्स, हाउ मेनी? ओनली 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। बिल्कुल ठीक बोले बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहा है सर। यानी मैं आपको अगले लेक्चर Yes, sir. जेनेटिक कोड थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। स्नेहा मैडम जेनेटिक कोड पढ़िएगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन तीनों आरएनए का डिटेल। तो अगला लेक्चर शुरू होगा अपना एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के स्ट्रक्चर से। फिर अपन पढ़ेंगे जेनेटिक कोड एंड देन हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। अग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Session. Any doubt in today's session? Perfect. I'm going to close the session. Stay tuned with NCERT reading. इसको पढ़ के रखिए, तभी ज्यादा बेहतर ढंग से आप अगला समझ पाएंगे। All the best. See you in the next lecture with मटर RNA. All the best.